वाला पेज मास पेपर वाला कितनी जमा आ रहा है? क्लास के दौरान मिल जाएगा। अच्छा बेटा, कल हमने मोल, जी बेटा, नहीं नहीं, सर ने हुक्म दे दिया तो नहीं मिटाएंगे, यही काम कर लेंगे हम लोग। मोल की डेफिनेशन हमने लिख दी थी, तो हमें ये बात पता लग गई कि ग्राम एटम हो, ग्राम मॉलिक्यूल हो या ग्राम फार्मूला हो, इन सबको क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। सब एग्री करना है इससे? अच्छा, मोल की डेफिनेशन एक और भी थी, आखिर हमने ये भी तो किताबों में पढ़ा है ना, कि अगर मैं लिखूं 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम। जी बेटा, बिल्कुल बेटा, मैं कराऊंगा, क्यों परेशान हो रही है? अभी एक पर्चा आ रहा है, उसमें मोशन की तरह न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें पास्ट पेपर्स वाले मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम उसको सॉल्व करेंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो? जरा मुझे बताइए, अब कुछ किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि 12 ग्राम, यानी आपको ग्राम लगा हुआ मिला, तो हम इसको क्या कह सकते हैं मेरा बेटा बताओ? 12 ग्राम इज व्हाट? ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है। 44 ग्राम इज व्हाट? जिंदाबाद। और 58 ग्राम फार्मूला मास। सब में फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कितने? 6.02 10 की पावर 23 एटम्स लिख दूंगा यहां, 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और यहां 6.02 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट। तो मोल की एक और डेफिनेशन लिख दें कि हम कहते हैं अब ग्राम हमें लगा हुआ मिला, तो लिहाजा लिखिए ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये लिखवा दिया। अच्छा तो यार, अब बताओ एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी इसको देखते हुए? एवोगैड्रो नंबर, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? हम ये कह सकते हैं ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। कोई सवाल पूछे यार पार्टिकल्स मींस, आप बोलोगे एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, फार्मूला हो सकता है, आयन हो सकता है, जो किसी चीज के कितने मोल में हो? 1 मोल में। तो लिख दीजिए इसी बात पे, इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स की जगह ब्रैकेट में लिख दो एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, आयन। इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, आयन्स। It is number of particles, atoms, molecule, formula unit, ions present in 1 mole of a substance. Present in 1 mole of a substance. 1 mole of a substance. Denoted as, कैसे डोनेट करेंगे? N और A। A कैपिटल, मगर मेरी तरह थोड़ी छोटी हाइट। अब मैंने बोला भाई छोटी हाइट लेना है तो स्मॉल ए लिख दो, वहां से सोडियम की तरफ से स्ट्राइक की कॉल आ जाती। सोडियम कहता कि मेरे संबल क्यों दे रहा हूं, इसीलिए इसने ए कैपिटल लिखा मगर हाइट छोटी रखी। एन का मतलब नंबर, ए का मतलब अपने नाम की मशहूरी, एवोगैड्रो। अच्छा, अब लिखे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम
मोलर वॉल्यूम। मैंने क्या बताया था मेरे बच्चों? मोलर का मतलब एक मोल। मोलर मींस एक मोल। मोलर वॉल्यूम। अब ये एक मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उसको क्या कहते हैं? और यहाँ पे हम लिख देंगे कि एसटीपी पर ये कितना होता है, और आरटीपी या एनटीपी पर 24। तो लिख दें नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, आरटीपी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। 24 कहते हैं 23 से 25, तो उन्होंने कौन सा ले लिया? 24 ले लिया मेरा बच्चा। दोनों पक्का आ दोनों एक ही? जी मेरी बेटी बिल्कुल सेम होता है। तो लिखिए इट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय। तो शुक्र मेरी भी आंख खुल गई, मैं सोते में पढ़ा रहा था, आज मैं सोते ही रह गया इत्तेफाक। मैं ख्यालों में पढ़ा रहा था आप लोगों में, सोचा मैं क्लास ले रहा हूँ। तो शुक्र है 11:05 पे आंख खुल गई, वरना शायद क्लास खत्म होने पर खुलती है 1 बजे। इट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस। इट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस। अब लिख लो एट एसटीपी it is 22.4 dm cube. At STP it is 22.4 dm cube. At RTP or NTP it is 24 dm cube. At RTP or NTP it is 24 dm cube. आरटीपी में प्रेशर हम लेते नहीं है, हम नॉर्मल स्टैंडर्ड लेते हैं मेरा बेटा, क्योंकि वो किसी बुक में मेंशन नहीं है आरटीपी प्रेशर कितना लेते हैं। इसी बात पे नेक्स्ट हेडिंग डाल दो मोलर मास। जी मेरा बेटा क्या कर दूं? बंद कर देता हूं बेटा, ये तो अपने घर की बात है। ये लो देखिए मोलर मास। अब बताओ मेरा बच्चा मोलर मास का मतलब क्या होगा? और अगर मैं कहूं 1 मोल के मास को मैं ग्राम में लिख दूं तो वो क्या कहलाएगा? नहीं, मोलर मास कहलाएगा। सवाल है सर ये डेफिनेशन तो मोल की भी थी। हम क्या करें, मजबूरी है कि किसी भी चीज के 1 मोल का मास ग्राम में लिख दो तो वो क्या कहलाएगा? मोलर मास। अब सुनना मेरी बात, एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं? 17 ग्राम इज द डैश ऑफ अमोनिया। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या मोलर मास? पता लग गया आपको कि ग्राम लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? मोलर मास। तो लिखे मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 mole of a substance expressed in grams, mass of 1 mole of a substance expressed in grams is called molar mass. Mass of 1 mole of a substance expressed in grams is called molar mass. अच्छा, मैं आज आपको ये चैप्टर खत्म होने पर एक जी बेटा, अच्छा मेरा बेटा 17 ग्राम is the dash of NH3। मेरी बेटी अगर ये होता 17 AMU तो मैं कहता NH3 एक मॉलिक्यूल है, तो मैं लिख देता मॉलिक्यूलर मास। लेकिन यहाँ ग्राम लगा दिया। डेफिनेशन क्या है? 1 मोल का मास ग्राम में लिखना क्या कहलाता है? मोलर मास। तो यहाँ पर क्या वर्ड आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा। AMU मेरा बच्चा, सबका AMU, एटॉमिक मास का भी AMU होता है बेटा। अब लिख दें STP। STP। अब सारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर याद कर लो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्योंकि मोलर मास और मोल बेसिकली एक ही। क्योंकि हम कह ही रहे मेरी बेटी के मोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मास। और वहां पे भी कह रहे हैं, कोई मसला नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। एसटीपी किसको कहते हैं? अब 3 टेम्परेचर याद कर लो। टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
32 डिग्री फ़ारेनहाइट 273 केल्विन is called स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर हम आगे चलें, टेम्परेचर ऑफ प्रेशर ऑफ 760 torr or 1 atm is called स्टैंडर्ड प्रेशर। तो हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टिवली कॉल्ड एज STP। अब पेपर में अगर आपसे सवाल पूछ लें कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज मेजर्ड एट, तो याद रखना इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर किस पे मेजर करते हैं? 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेयर। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि 1 टॉर और 1 मिलीमीटर एचजी आपस में बराबर होते हैं, तो 760 मिलीमीटर एचजी भी आ सकता है, क्योंकि किताबों में नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इनकी? कम है मेरा बेटा। वो बिल्कुल होगा, वो जब हम आर चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना, आर, वहां 1 एटमॉस्फेयर किस किस के बराबर होगा मेरी बेटी? 8-9 चीजों के बराबर मैं लिखवाऊंगा अपनी बेटियों को और बेटों को भी। डोंट वरी एंड बी हैप्पी। केल्विन अब्बा है क्या? अब्बा है, अब्बा बड़ा यूनिट है क्या? अब्बा पे अब्बा की मर्जी, टोपी पहने या ना पहने, लेकिन अब्बा बच्चों को तो कह सकते हैं जाओ टोपी पहना। तो बड़ा यूनिट पे केल्विन डिग्री नहीं लगता, क्योंकि केल्विन बिगर यूनिट है, इसलिए मेरा बेटा। केल्विन बड़ा यूनिट है मेरा बच्चा, तो केल्विन पे डिग्री नहीं लगाएंगे। हाँ, मैंने तो ये कहा, ये अब्बा है, तो क्या बच्चे अब्बा को टोपी पहना सकते हैं? नहीं भाई, अब्बा बच्चों को टोपी पहना सकते हैं। ये तो मेरे बच्चों की इंटेलिजेंसी है, ग्रेट। बस ये समझो मेरा बच्चा कि केल्विन एक बड़ा यूनिट है, तो बड़े यूनिट के साथ डिग्री नहीं लगेगा। वो तो मेरी बेटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, प्रेशर का यूनिट। जी बेटा, नहीं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सिर्फ ये दो है मेरा बच्चा। वैसे तो बहुत सारा, फिर आप बोलोगे सर 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच, सर 76 सेंटीमीटर, वो तो एटमॉस्फेयर इसके बराबर है। अच्छा भाई, अब जरा फार्मूले लिख लो रिलेटेड टू मोल्स। ये फार्मूले आपके बहुत काम आएंगे। पहला फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? मास अपॉन, अच्छा मैं यहां पर मसला हल कर रहा हूं, फार्मूला मास। फार्मूला आयनिक कंपाउंड का भी होगा और कोवेलेंट कंपाउंड का भी होगा, चलेगा। अच्छा, मास अपॉन फार्मूला मास भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, मोलर मास भी लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, मगर याद रखो बेटा, मुझे कब मालूम करने को आ जाए? एसटीपी पर। तो फार्मूला होगा वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपॉन 22.4। लेकिन अगर मुझे कहा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स एट आरटीपी और एनटीपी, अब फार्मूला क्या बन जाएगा? वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपॉन 24। ये चार फार्मूले, चार मजीद फार्मूले बना सकते हैं। बताओ कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मुझे बताओ, अगर मुझे मास मालूम करना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय फार्मूला मास। और अगर मुझे मेरा बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना है, तो अब यहां पर बेटा जरा गौर से इस बात को समझना। कभी कभी आपसे कह देगा
कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो, तो आपने फार्मूला रखना है मोल इनटू Na, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। अब मेरी बात तवज्जो से सुनना, अगर मास गिवन हो, अगर मास गिवन हो, तो बताओ मोल की जगह मैं कौन सा फार्मूला फिट करूंगा? मास अपॉन मोलर मास या फार्मूला मास लिख दूंगा। ऐसे ही है ना बेटा? तो कुछ भी गिवन हो तो आप निकाल सकते हैं ना। यहाँ मोल का कोई भी फार्मूला अपनी मर्जी से फिट कर सकते हैं। और अगर मुझे यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है डेसीमीटर क्यूब में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, सॉरी, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4, मगर कब? एसटीपी पर। और अगर आरटीपी पर निकालना है या एनटीपी पर निकालना है तो मोल मल्टीप्लाई बाय 24। जी बेटा, बिल्कुल आ सकता है मेरा बेटा। ये हमने खुद देखना है। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला असल में सब में चल जाता है। अब हमने एक नए फार्मूले को जन्म देना है। कैसे? इस फार्मूले में अगर मैं आपसे कहूं मोल की जगह यहां पर मास अपॉन मोलर मास रखूं या जो कुछ भी रखूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, मोल की जगह रख दिया मैंने मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मैं मास का नया फार्मूला बता सकता हूं? मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं। अगर मुझे मास निकालना है, देखो मास के साथ वाली वैल्यू नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी इन दोनों के, तो फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नहीं समझ में आया? मिटा दिया। कौन सा वाला बेटा? ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाया, ये वाला ना। ये बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें मोल का ये वाला फार्मूला फिट कर दूं मोल की जगह, तो मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मजबूरी समझ में नहीं है, पूरा लिखना पड़ेगा। मास मल्टीप्लाई बाय Na, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब अगर मुझे मास निकालना है तो क्या Na नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा? तो यही मैंने किया था बेटा। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये एक और फार्मूला आ गया मास निकालने का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये वाले स्टेप में, ये वाले में बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, कभी जिंदगी में किया है मेरा बेटा? मास मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मास मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। और जब मास निकालना है तो उसके साथ वाली वैल्यू क्या हो जाती है? नीचे जाके डिवाइड हो जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर कर रहा हूं, जरा देखिएगा कि क्या हमने सिलेबस के मुताबिक सब चीजें कवर की। ग्रुप में तो सेंड नहीं करूंगा, मैं भी सिर्फ आपसे बताऊंगा, क्योंकि वो अभी श्योर नहीं है ना, तो जो चीज श्योर होगी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज अभी भेज रहा हूं, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड और केपी के बोर्ड, इसकी बुक लाइनिंग के टॉपिक्स, ताकि आपको बुक ना खरीदनी पड़े। अच्छा, जैसा कि आपकी बात नॉलेज में है कि बुक लाइनिंग के भी टेस्ट होंगे आपके, कॉन्सेप्चुअल तो माशाल्लाह आप लोग को सब समझ में आया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल के भी टेस्ट होंगे। तो लिहाजा जो मैं आप लोगों को बुक लाइनिंग भेज रहा हूँ, इन बुक लाइनिंग को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बुक लाइनिंग निकाली है। इससे क्या होगा कि पूरा पूरा सब नहीं पढ़ा है, तो 8-9 टॉपिक्स, मोल एवोगाड्रो नंबर का अलग टॉपिक है, स्टेशियोमेट्री का अलग टॉपिक है, आइसोटोप का अलग टॉपिक है, इस तरह से मिला के बुक लाइनिंग बनी है, जिनको आपने थोड़ा सा रीड आउट करना है। और जब आपसे कहा जा रहा है भाई आपका इसका टेस्ट होगा,
तो आपने इनको जल्दी से रीडिंग कर लेनी है। जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर तो खत्म हो जाता ना, पहला खत्म हो गया, बस सिर्फ न्यूमेरिकल रह गया। देखें भाई, सुनिए बेटा, पीएमसी ने हमें कहा कि ये टॉपिक हैं। अब तक पीएमसी का सिलेबस, एटॉमिक मास हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, मोल रेशियो, कन्वर्जन फैक्टर। मोल रेशियो कन्वर्जन फैक्टर का मतलब स्टेशियोमेट्री, मोल टू मास, ये वाला। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर, इंपॉर्टेंट assumptions ऑफ स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टेशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंट यील्ड, ये टॉपिक बताया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्ट मोल रेशियो फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन फॉर यूज एज कन्वर्जन इन स्टेशियोमेट्रिक प्रॉब्लम। मैंने 5 रिलेशनशिप पढ़ा है, सारे फैक्टर्स। परफॉर्म स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन विद बैलेंस इक्वेशन यूजिंग मोल, पार्टिकल्स, masses एंड वॉल्यूम एट STP, ये भी हो गया। एक्सप्लेन लिमिटिंग रिएजेंट इन अ रिएक्शन, हमें पता लग गया लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते। उसके बाद कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड द अमाउंट ऑफ एनी अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट, ये हमने करना है भी न्यूमेरिकल में। फिर इसमें एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंट यील्ड निकालने को आया हुआ है, वो आपने कर लिया था। और थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंट यील्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये भी हमने कर लिया। तो ये चीजें हमने चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें हमने डिस्कस की है। थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा तकरीबन कंप्लीट है और स्टेशियोमेट्री भी हमारा कंप्लीट है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। लिख लिया सबने बेटा? देखो उन्होंने एक टर्म बोली एटॉमिक मास। नाउ वी आर विजिलेंट एनफ, एटॉमिक मास भी निकाल लिया, रिलेटिव एटॉमिक मास भी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी, रिलेटिव फार्मूला मास भी। अच्छा, ये बात अभी डिस्कस हुई थी कि AMU, बताओ किसका यूनिट नहीं हो सकता? AMU, मोलर मास का यूनिट नहीं हो सकता। कोई बताएगा AMU की डेफिनेशन क्या होगी? नहीं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो भाई, सबसे पहले कार्बन का कौन सा वाला डिस्कवर हुआ था? 12। उन्होंने किस तरह से निकाला? C12 वाले को पकड़ा, उसको वेइंग मशीन पर रखा और उसका जो भी मास आया उसको उसी कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकला? AMU। फिर मैं बता रहा हूं, C12 ना 13 को पकड़ा ना 14, C12 का जो भी मास निकाला वेइंग मशीन पर, उसको किससे डिवाइड कर दिया? उसी के एटॉमिक मास से। तो जब उससे डिवाइड कर दिया तो यहां पर हमें दो चीजें मिली। एक 1 AMU बराबर होता है 1.66 10 की पावर -24 ग्राम के, और यही AMU बराबर होता है 10 की पावर -27 किलोग्राम के। क्योंकि जब हमने डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू आई। कार्बन के 12 वाले का मास को जब 12 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई ग्राम में। किलोग्राम में जब कन्वर्ट करना होता है तो 10 की 3 पावर को क्या कर देंगे आप? बढ़ा देंगे। तो लिख दें जरा AMU की एक डेफिनेशन, और वो क्या होती है? 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। 1/12 मैं क्यों कह रहा हूं कि C12 का जो भी मास आएगा उसको किससे डिवाइड कर दूंगा बेटा? 12 से। और आखिर में ये दो बातें लिख दो कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 10 की पावर -24 ग्राम के, या 10 की पावर -27 किलोग्राम के। 1/12 mass of 1 atom of C12 is called AMU। कार्बन के 12 वाले का 1/12, कार्बन ही मेन हीरो बना हुआ है हर जगह। शाहरुख खान कौन बना हुआ है? कार्बन। हर चीज को किससे कंपेयर कर रहे हैं? C12 से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे।
हाँ 1 की जगह C12 का मास आ जाएगा वेइंग मशीन वाला, और सबका तो आ सकता है, लेकिन हमने AMU यूनिट डिस्कवर करना था C12 के रेफरेंस। करके दिखाना कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास ना, करने को नहीं आता। कार्बन का 12 का मास निकला था 1.99 10 की पावर -23। इसको 12 से डिवाइड कर दो जरा। 1.99 10 की पावर -23 डिवाइड बाय 12। 1.99 10 की पावर -23 डिवाइड बाय 12। आ गया 1.65 10 की पावर -24। तो साइड में चाहो तो लिख दो कि 1 एटम ऑफ C12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इज, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इज क्या निकला 1.99 10 की पावर -23। तो लिहाजा मैंने क्या किया, इस वाले ग्राम, इस वाली वैल्यू को किससे डिवाइड कर दिया 12 से। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई ग्राम में, ये वाली। और किलोग्राम में जब जाना होता है तो 10 की 3 पावर को आप बढ़ा दो। मेरी बेटी बड़ा आसान है, बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर ये कार्बन 12 बैठा हुआ है, इसको उठाया, उठाया, इसको वेइंग मशीन पर रखा, इसका मास आया ये, इसको 12 से डिवाइड कर दो बस खाली। बेटा C12 भी हमारी शान है, हमारी मान है। सवाल है सर हम हरा झंडा लेके क्यों खड़े हूं, क्योंकि यही है हमारी मुल्क की शान। बता रहा हूं कि C12 डिस्कवर हुआ। बार बार हम इस बात बहस में बढ़ जाते हैं, सर C12 में क्यों रखा। बेटा थाई दौड़ में वही खड़ा हुआ था। मेरी बेटी कंपेयर, खवातीन तो ज्यादा कंपेयर करती हैं, देखो कैसे इतरा रही है, इसको देखो, समझ रही है, अपनी हील बड़ी है। हम ये बताओ क्यों जरूरी है, खवातीन ज्यादा कंपेयर करती है ना, जेंट्स थोड़ी कंपेयर करते। देखो बेटा वही बात बहस, क्या पेपर में ये सवाल आएगा कि कंपेयर करना क्यों जरूरी है। मेरा बेटा देखो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हमारा टाइम बर्बाद होता है, सीधी सी बात है, सिर्फ इस बात को समझो। जब उस वक्त C12 ही रखा हुआ था, बता चुका हूं कि कार्बन का 12 वाला डिस्कवर पहले हुआ था, तो बार बार उसी से कंपेयर कर रहे हैं, कोई था ही नहीं। और दूसरी बात साइंटिस्ट ने हमसे कह दिया जो करना है C12 के साथ करना है, तो फिर वही बात है, बाद में फिर हम ये तो देखो, फिर हमारा सिलेबस का ना खत्म होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर हम हर बात बात पे छोटी छोटी। देखो एक लॉजिकल सवाल होता है ना मेरी बेटी, उसका जवाब देने में मजा आता है, लेकिन घुमा फिरा के वही सवाल आ जाता है दोबारा, सर क्यों, क्यों का जवाब नहीं। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछूं, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, अरीबा नाम क्यों है तुम्हारा, अब मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, रजा, बेटा रजा क्या नाम है, क्यों नाम है, जुबैदा क्यों नहीं है। अब मेरे सवाल का जवाब दो, चलो। अम्मी अब्बू को पता है, तो वो भी किसको पता है, जिन्होंने रखा है उनको पता है, उनसे पूछो। सिर्फ इस बात, सिर्फ इस बात को समझो, क्यों ये सर क्यों हुआ, ये नहीं होगा हर चीज में। बता, एक तो मैं अच्छा मैं, अच्छा अपना रीजन नहीं दे रहे, अपने नाम का रीजन। मेरा बेटा रीजन बता तो दिया, मैं मना तो नहीं कर रहा। तो मेरी बेटी अगर हम इसी में बार बार ये पूछे ना क्यों क्यों क्यों, क्या पेपर में ये आएगा क्यों। सोचो जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, जब हमसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्यों, सेकेंड ईयर में भी हिम्मत नहीं हुई, यहाँ पे आके चौड़े बन गए, क्यों सर, नहीं नहीं क्यों यार, नहीं नहीं बताएं क्यों। क्या पेपर में ये आएगा क्यों 12, क्यों C12, क्यों N14, क्यों N16, बड़ा आसान सी। देखो हम एक सवाल एक डेफिनेशन की बहस में लंबा पड़ जाते हैं। AMU क्या था, बड़ा सिंपल सा, C12 को उठाया, उसका मास निकाला, उसका मास आया ये, उसको किससे डिवाइड कर दिया, उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा ना 12 से, तो क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। सही है ना बेटा। तो देखो बहुत सारे सवाल आप मुझसे पर्सनल, कल भी मुझसे एक दो बच्चों ने मैसेज किया था, मैंने उनको जवाब दिया था,
ये सवाल ना मैं कतन डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये कैसे हुआ सर, ये रिपीट कर दें, ये तो हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ना फिर हमारी इरिटेशन में थोड़ा इजाफा होगा मेरा बेटा, क्योंकि स्टिल वी आर एट चैप्टर नंबर 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब आ जाओ न्यूमेरिकल पार्ट में। अब अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44 ग्राम CO2 और आपसे बोलूं नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2O, तीसरा नंबर ऑफ एटम्स इन 22 ग्राम CO2। फिलहाल मैं ये 3 सवाल आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ा कॉमन सवाल है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सवाल नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2O। मेरा बेटा मुझे बताइए, मोल निकालने के मैंने 4 फार्मूले लिखे, तो आप बताइए कौन सा फार्मूला इस पे फिट होगा? मास अपॉन फॉर्मूला मास ले लो या मॉलिक्यूलर मास ले लो, सब एग्री कर रहा हो मेरा बेटा? मैं डायरेक्ट, मैं फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, बताओ N ऑफ H2O मास कितना है मेरा बच्चा? 36 अपॉन 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 16 18। अब 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। क्या आंसर आया? 2 मॉल। कोई एतराज किसी बच्चे को? कोई मसला? हमने मास मोल निकालने का फॉर्मूला पहला लगा लिया, सब बेटा एग्री कर रहे हैं? अब यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जरा सोचो, मैंने आपको एक बात बताई थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला ये था मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, सब एग्री कर रहे हैं? अब मेरा बेटा मैं इसमें कौन सा फार्मूला लगाऊं, मोल वाला डायरेक्ट फार्मूला फिट करूं? क्या चीज मुझे गिवन है? मास। तो मोल की जगह उसका फार्मूला फिट कर दूं ताकि मुझे एक बार कैलकुलेशन करनी पड़े, सही है ना? क्योंकि मैं बिला वजह के लिए पहले मैं ये फार्मूला लिखूं, पहले अलग से मैं मोल निकालूं, एक कैलकुलेशन, फिर वो वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करूं, तो कैलकुलेशन में मसला आएगा। तो मैं डायरेक्ट फार्मूले में फिट कर रहा हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। सब एग्री कर रहे हैं? इससे कोई डिनाई तो नहीं कर रहा मेरा बेटा? अब बेटा मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या रखूंगा मैं वैल्यू, मुझे बताओ? मास की जगह क्या आ जाएगा? 44, और इसका 12 और 32 मिला के कितना हो गया? 44 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। ये कैंसिल हो गया, 44 से 44 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आया? 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। किसी को कोई एतराज? अब इस बात को जरा समझना, इस सवाल में थोड़ी सी लॉजिक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो आराम से निकल जाएगा। अब सुनो, नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो मेरा बेटा पहले इस बात को समझो, पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है मेरा बेटा। मास कितना रखूं मैं? 22। मॉलिक्यूलर मास का कितना होगा? 44 मल्टीप्लाई बाय Na। ऐसा ही है ना मेरा बेटा? 11 के टेबल में जाएगा ये। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 1 जा 2। अब मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया मेरा बेटा? 3.01 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स निकला। अब मेरा बेटा बहुत अच्छी बात बता दी, पहले सुकून से मॉलिक्यूल निकालो, सुकून से। अब उसके बाद सुन लो एटम्स कैसे निकालोगे। CO2 में कितने एटम मौजूद हैं टोटल? 3। इसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 3 जा 9, 9.03 10 की पावर 23 एटम्स। CO2 में कितने एटम्स है मेरी बेटी? इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने एटम। अब यहाँ पे एक बात और समझो, ये तो एटम्स का चक्कर हो गया। फर्ज करो कभी कभी पूछ लेगा पॉजिटिव आयंस। अब मेरी बात समझना, Na2CO3 दिया हुआ है, Na2CO3,
इसमें बोल रहा है कितने पॉजिटिव आयन होंगे। आप पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे, इसी फार्मूले से आपका आंसर आया। अब जरा सोच के बताओ, Na2CO3 में कितने सोडियम मौजूद हैं, और 2 सोडियम पर क्या चार्ज होता है, प्लस का 1 या प्लस का 2, प्लस का 2। तो मेरा बच्चा प्लस हटा दो, अपने आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, CO3 एक रेडिकल है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट पर क्या चार्ज होता है, -2, माइनस हटा दो, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। ऐसा ही है ना, कार्बोनेट पे -2 होता है मेरा बच्चा। Na2CO3, 2 सोडियम पे +2 और एक कार्बोनेट पे -2। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। अब हाँ बेटा, बेटा 2 सोडियम है मेरी बेटी, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो मेरी बेटी। 2 सोडियम है, मुझे पता है सोडियम 1 से, लेकिन 2 सोडियम का भी मैं एक ही लूंगा, 2 सोडियम का भी 1 लूंगा, +2। समझो इस बात को। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास होता H2SO4, अब बताओ H2SO4 नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन बोल रहा है कितने, प्लस हटा दो खाली, क्या हो जाएगा, 2। अपने आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। SO4 पर क्या चार्ज होगा, -2, तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयन पूछेगा, आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस नहीं, सिर्फ 2 से। और अगर कह दे टोटल नंबर ऑफ आयन्स, तो बताओ क्या करोगे, 2 वाला और 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो अपने आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई। और नंबर ऑफ एटम पूछ ले Na2CO3 में, गौर से देखो, मुझे बताओ कितने एटम मौजूद हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो अब मैं अपने आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से। क्या ये बात समझ में आ गई सबको। तो हमें पता लग गया कि नंबर ऑफ एटम पूछे, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन पूछे, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन पूछे, टोटल नंबर ऑफ आयन पूछे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिर अपने आंसर को जितने पॉजिटिव आयन है या जितने नेगेटिव आयन है या जितने टोटल नंबर ऑफ आयन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमेशा मेरी बेटी मॉलिक्यूल निकालोगी, क्योंकि हम नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम हमेशा मॉलिक्यूल निकालेंगे, और उसके बाद जो भी मेरा आंसर आएगा मेरा बेटा, उसको उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। चाहे एटम्स हो, चाहे पॉजिटिव आयन हो, चाहे नेगेटिव आयन हो। सबको ये बात क्लियर है मेरा बेटा। टोटल आयन मेरी बेटी, कोई फार्मूला बताओ तुम, कोई भी फार्मूला। अच्छा, इन्होंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट। अब जरा बताओ, कैल्शियम ग्रुप 2A का है, एक कैल्शियम पर क्या आएगा, +2, कार्बोनेट एक रेडिकल है, -2। अब बता दो मेरी बेटियों और बेटों, कितने टोटल आयन हो गए, 4 आयन हो गए। पॉजिटिव आयन के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, नेगेटिव आयन के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, और टोटल नंबर ऑफ आयन्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 4। एग्री। ये मिटा दो पहला वाला, पहला वाला मिटा दूं बेटा, इसे जल्दी से पहले छाप लें। एक सवाल लिखें, चले जबानी में आप लोगों से करवाता हूं। लिखे भाई, कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, इसको खुद करो मेरा बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इन 196 ग्राम H2SO4। कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इन 196 ग्राम H2SO4। जल्दी से बताओ, पहले कौन सा फॉर्मूला, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, अपने आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर पॉजिटिव आयन कितने मेरा बच्चा, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। जल्दी से कर लो बेटा, मैं आपको पहले बता दूं,
number of positive ions in 196 gram H2SO4. सल्फर का 32, H का 1, O का 16, H का 1, S का 32, O का 16 निकाल लो बेटा। आंसर मैं बता दूं 48.16 इंटू 10 की पावर 23 आएगा। आंसर आएगा मेरा बेटा 48.16 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। जी मेरा बेटा। मेरी बेटी अब जो भी आंसर आएगा उसमें देखो कितने पॉजिटिव आइन है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर नेगेटिव आइन पूछेगा तो आंसर को नेगेटिव आइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल आइन पूछेगा तो टोटल आइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या आंसर आया मेरा बेटा? क्या आंसर आया बेटा? अच्छा तो गुस्सा क्यों कर रहे हो बेटा? गुस्से में बोली हम ये कर रहे हैं बेटा, गुस्सा थूक दो। ये देखो ये रहा बैग सामने, ये देखो ये रहा, इसमें थूक दो और जिप बंद कर दो, पता भी नहीं लगेगा किसी को। हाँ मेरा बेटा किया, समझ में आया मेरा बेटा? सबको समझ में आया? हाँ मेरे बेटे समझ में आया सबको? कितनी नहीं मेरी बेटी, 2 हाइड्रोजन है ना तो 2 हो जाएगा। कितना आया H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास? कितना आया मेरा बेटा? 98 आया। यस या बिल्कुल, ये मेरी बेटी मॉलिक्यूल निकल गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देगी मेरी बेटी? बिल्कुल 2 से। हाँ मेरा बेटा क्या हुआ? समझ में तो आ रहा है ना मेरी बेटी को? हाँ सही सही। हाँ मैंने गलती से 4 से कर दिया टोटल है। हाँ 24 पॉइंट समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मास की जगह 196, मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या आ जाएगा? 98 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। नहीं नहीं ये थोड़ी किया, फॉर्मूला तो लगाओ मेरा बच्चा। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। हाँ तो ये आ जाएगा 12.04 10 की पावर 23, माइनस में थोड़ी प्लस में, मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सही है मेरा बच्चा? अब कितने पॉजिटिव आए H2SO4 में? तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। हाँ नेगेटिव नेगेटिव से, लेकिन साइन नहीं लगाएंगे मेरा बच्चा, साइन नहीं लगेगा। हाँ मेरा बेटा। नहीं नहीं नहीं, अगर टोटल नंबर ऑफ आइन बोलेगा तो पॉजिटिव वाले 2 नेगेटिव वाले 2 मिला के 4 हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मेरा बच्चा क्या आंसर आया? 20 बिल्कुल सही। 24.08 10 पावर 23। जी बेटा। कि ये तो मेरे बेटी कैलकुलेट कहीं तो करना पड़ेगा ना मेरा बच्चे, ये तो हमें खुद से करना, खुद से। देखो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 20। अब मसला ये है कि ये किसी से कट नहीं रहा, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 2 बचा 28, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 6 जा 12। ये आ गया मेरी बेटी मॉलिक्यूल। 6.02 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो मेरा बेटा। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 6 जा 12, राइट हैंड से 2 के बाद डेसिमल। हाँ हमेशा राइट हैंड से। देखो अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे मेरी बेटी? 2 से। हाँ 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बताओ राइट हैंड से कितने के बाद डेसिमल लगा दूं? 2 के बाद। ये आंसर आ गया पॉजिटिव आयन। सही है? 24.08 10 की पावर 23। शाबाश। हाँ मेरा बेटा। क्या चीज मेरा बेटा? नंबर ऑफ एटम। मेरी बेटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया। जब आंसर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाए, अब चेक करो टोटल कितने एटम मौजूद थे CO2 में, चेक करके बताओ मेरी बेटी। 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, कितने एटम हो गए टोटल? 3। तो अपने आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर देगी मेरी बेटी? 3 से मल्टीप्लाई कर। हमेशा पहले मॉलिक्यूल निकालो, फिर एटम निकाल लो, या पॉजिटिव आइन निकाल लो या नेगेटिव आइन। जी बेटा। जी मेरा बेटा बिल्कुल +2। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मेरा बेटा।
जी बेटी 7 नहीं ना, मेरी बेटी ने अपने जाती टेबल इस्तेमाल कर लिए ना। 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 8 जा 16, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 7 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 2 बचा 28, 7 4 जा 20, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब मल्टीप्लाई कर दो मेरी बेटी, और जो भी आंसर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगी? 2 से। जी बेटा आगे आंसर, आगे मेरा बेटा आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जी बेटा आंसर क्या है मेरी बेटी का? 12.04 आया। कुछ गड़बड़ कर दी मेरी बेटी ने। देखो बेटा, हाँ हाँ सही सही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर जो भी आंसर आएगा, पॉजिटिव आइन कितने है टोटल? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ कोई बात नहीं मेरी बेटी, कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना, डोंट यूज कैलकुलेटर। जी मेरा बेटा नहीं नहीं, आप चाहो तो कम से टेबल से काटो, अगर आपको पता है तो कर दो, आसान है, जल्दी। 2 से कटेगा ये, 2 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, पहले 2 से कटेगा मेरी बेटी, फिर 7 से। ऐसा? हाँ मेरा बेटा बिल्कुल सही, 22.24 था, 200 सही, शाबाश बेटा। हाँ भाई अब बताओ मुझे, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स, सवाल में कहेगा ना। अगर पॉजिटिव आइन देखना तो एलिमेंट से अंदाजा लगा लो, जितने पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव आइन हम निकाल सकते हैं, नेगेटिव आइन उसको बैलेंस करने के लिए लगते हैं। हमें पॉजिटिव आइन तो पता लग जाएगा, अगर CaCO3 है, हमें पता है कैल्शियम ग्रुप 2A का है, एल्युमिनियम क्लोराइड है मेरा बच्चा, AlCl3, हम सबको पता है एल्युमिनियम 3A का है, तो Al की वैलेंसी +3 होती है और 3Cl की -3 होती है। हम पॉजिटिव आइन से कैप्चर करेंगे मेरा बेटा। अच्छा भाई, जी बेटा तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ एटम्स। एक सवाल और करो जरा। बिल्कुल सही किया मेरा बेटा, 24.08, गुड, सही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44.8 dm³ H2, जल्दी से बताओ ये कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44.8 dm³ H2, जरा सोच के बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला सबको बताओ क्या होता है? मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अच्छा एट एसटीपी भी कह दिया, अब जल्दी से बताओ। मैं यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों से पूछ के लिख रहा हूँ, फॉर्मूला फिट करके बता दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला होगा? मोल की जगह मैं कौन सा फॉर्मूला फिट करूं? वॉल्यूम इन dm³ अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। आपने देखा, अब मैंने मोल का कौन सा फार्मूला फिट कर दिया? वॉल्यूम इन dm³ अपॉन 22.4। क्यों? क्योंकि एसटीपी पर कह रहा है। अब बताओ जल्दी से सॉल्व करके, डायरेक्ट मॉलिक्यूल वाला आंसर आएगा 44.8 अपॉन 22.4। जरा यहां पर देखो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, जरा डेसिमल का मसला होता है। अब जरा यहाँ पर इस चीज को देखो मेरा बच्चा, यहाँ भी राइट हैंड से एक के बाद डेसिमल, यहाँ भी राइट हैंड से एक के बाद डेसिमल, दोनों के डेसिमल को उड़ा दो। अब अगर मैं बड़े टेबल से काटने की कोशिश करूं, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि 7 से काटूं बड़े टेबल से। मैंने जबानी करना शुरू किया, 7 1 जा 7, 4 बजा, 7 6 जा 42 और 7 8 जा 56। बिलो 10 वाले तो हम टेबल याद कर लेना मेरा बेटा। तो 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 4 बचा 42, 7 6 जा 42। अब बताओ 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 6.02 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 6 जा 12, 12.04 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर यहां कहता
तवज्जो, पॉजिटिव आयन बताओ कितने, H2 मल्टीप्लाई बाय 2, और नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेता, H2 में कितने एटम मौजूद हैं, 2, तो आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर देता, 2 से। जी बेटा, सॉरी मेरा बेटा, 3 स्टेप में नहीं, लेकिन यहां पर मेरा बेटा, वैसे मैंने मिसाल दे दी, सही कहा, फ्री फॉर्म में 0 था, लेकिन अगर कह दे H2 में कितने पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, तो हम कितने होंगे, 2, फिर आंसर में क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 से करो। अब जरा एम्पेरिकल फार्मूले वाला सवाल देखते हैं। हाँ, ये वाला छाप लें। जी मेरा बेटा, हाँ, मेरी बेटी, 0 लगाने से नंबर बढ़ जाएगा, 0 लगाने की जरूरत क्या है, एक बात बताओ, जब डेसिमल इक्वल जगह लगे हुए तो ऐसे ही कट सकता है, सही है। मैं जरा शीट का पता करूं, इसको जल्दी से छापे, फिर एम्पेरिकल का करते हैं। जी बेटा, अब आ जाइए एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले से न्यूमेरिकल। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी शीट दे दूंगा, उस शीट को आप लोगों ने पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और उसमें तमाम पास पेपर के न्यूमेरिकल हैं, एनईडी में कैसे आए चैप्टर से न्यूमेरिकल, नस्ट यूनिवर्सिटी में कैसे आया, डॉ मेडिकल एसएमसी में ये सवाल कैसे आया, तो ये सवाल से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस किस तरीके का सवाल बन सकता है। अच्छा, अब मैं एम्पेरिकल फार्मूला, अच्छा लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब जरा देखिए बेटा, आ हाइड्रोकार्बन कंटेन 50% कार्बन एंड 50% हाइड्रोजन। एम्पेरिकल फार्मूला क्वेश्चन मार्क। जरा सोच के बताओ, 50-50-100 अंडरस्टूड बात है, इस हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन नहीं है। एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के मेरे बच्चों 3 स्टेप्स हैं टोटल। सबसे पहला स्टेप क्या कहलाता है, मोल रेशो। मेरा बेटा, मोल रेशो निकालने का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय उस एलिमेंट का ओरिजिनल एटॉमिक मास। अब मुझे कार्बन का निकालना है, तो मेरा बेटा 50 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 12 से, और हाइड्रोजन का निकालना है तो 50 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 1 से। मैंने इसीलिए ये खास तौर पर लिखा कि मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो। ओरिजिनल एटॉमिक मास
सिंगल एटम का ओरिजिनल, तो ये 1 आ जाएगा। अब मैंने इसको काटना शुरू किया टेबल से मेरा बेटा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब जरा सोचो 25, 6 को डिवाइड करो, 6 4 जा 24, 1 बचा, डेसिमल लगा के 0, 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, छोड़ दो, क्या वैल्यू आ गई 4.16। यहां क्या वैल्यू आ गई 50। कोई एतराज? दूसरा स्टेप कहलाता है मेरे बच्चों सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट रेशियो, मूल रेशियो पर हो चुका है मेरा बेटा। अब इसमें क्या करेंगे मेरा बेटा, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब आप खुद बताओ देख के, इन दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4 या 50? तो 4.16 से दोनों को डिवाइड कर दूं, सी 4.16 अपॉन 4.16, 50 अपॉन 4.16। अब देखो कुछ जगहों पे हमें थोड़ा सा चालाक होना पड़ेगा, चालाक, राउंडिंग ऑफ द नंबर के रूल को दिमाग में रखो। सोचो ये 4.1 मैं ज़ूम करता हूं, अच्छा ये 4.16 है। अब 6 मेरा बेटा 5 से बड़ा, मैंने सोचना शुरू किया 6 मेरा किससे बड़ा है, 5 से, तो 6 को राउंड ऑफ कर दिया मैंने, तो ये 1 क्या बन जाएगा 2। अब 2 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया तो ये सिर्फ 4 ही रहेगा ना, सिर्फ 4 ही रहेगा ना मेरा बेटा। ये बात समझ में आई? तो मैं डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दूं। अब सोचो यानी 4.16 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया अपने, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वरना मुझे क्या करना पड़ता है मैं बताता हूँ। यहाँ राइट हैंड से 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ मुझे जबरदस्ती 2 जीरो लगाने पड़ते, फिर मैं डेसिमल रिमूव करता। तो 5000 से 416 को डिवाइड करना थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो क्या मैं 50 और 4 डिवाइड कर दूं आपस में? अब सोचो ये, तो 4 1 जा नहीं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 25 से 2 को कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखो भाई एक वैल्यू आ गई 1 और ये वैल्यू आ गई 12.5। अब मेरी बात ये जान के मैंने ऐसा सवाल दिया, अगर ये मेरा बेटा 12.6 होता तो क्या मैं 13 कह देता, 12.7 होता, 12.8 होता, 12.9 होता, लेकिन अगर ये 12.4 होता तो मैं 12 कह देता, 12.3 होता 12, 12.2 होता 12, लेकिन यहां मामला दरमियान का आ गया 12.5। अब सुन लो, कोई भी 0.5 वाला नंबर आ जाए, दोनों डिजिट को किसी ऐसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे जवाब किस में आए, होल नंबर में। अब बताओ दोनों को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, अब मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या निकलेगा, C2H। 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12.5 को 2 से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, राइट हैंड से एक के बाद डेसिमल उड़ा दिया, 25 आ गया, 25.0 कहीं से लिखना जरूरी तो नहीं है ना। अब बताओ C2H 25, यह आ गया मेरा एम्पेरिकल फार्मूला। यानी अगर मेरे पास 1.5 लिखा हुआ आ जाए, 2.5 आ जाए, 3.5 या कोई सा भी 0.5, तो दोनों डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर, हो जाएगा सवाल। ये 3 स्टेप्स में काम होगा, जल्दी से वो नोट कर लें। जी बेटा, मेरी बेटी लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये 1 आया 12.5 आया, यानी 0.5 में कोई चीज आ जाए तो हम दोनों डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरी बेटी, 2 से। अब मैंने सारी लॉजिक दे दी, अगर यही 0.6 होता तो बढ़ जाता है नंबर, 0.7 होता तो बढ़ जाता, लेकिन 0.5 पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तीन स्टेप जल्दी जल्दी याद रखो, एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के 3 स्टेप। जी मेरा बेटा, वो भी जब जब 0.5 है, अगर फर्स्ट करो ये होता 1, वो होता 12, मैं डायरेक्ट लिखता C1H12। हाँ
सॉरी 12 पर, हाँ बेटा बिल्कुल 13 हो जाओ। तेरे ख्याल में अभी ये खोलना थोड़ी सी। क्या कह रहे बेटा? ये अभी तक खुला नहीं है सुबह से। इसके लिए कोई अगर हाँ बेटा लिख लिया सब लोगों ने? This is showing obedience with my respected senior sir Mudassir. उनसे जब मैंने पढ़ा है तो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हुए ना, तो मेरे टीचर रह चुके हैं। हाँ बहुत पुराने, पूछिएगा सर से, उनसे पूछिएगा सर ने कि सर ने आपसे पढ़ा है? तो मैंने तो अभी पढ़ा है ना, इंटर 2012 में। सर वो वाले ऐसी बच्चों को चलाना, दे आर फीलिंग हॉट। वहां कुछ बच्चों हैं, नहीं चलाए क्या? बेटा चला, देखो यार अजीब लोग हो तुम लोग। बस छोड़ो, बस नहीं चला रहे, जब मना कर रहे हैं उधर वाले। अच्छा मैं बोल रहा था उस वक्त सब फीडर पी रहा था, जैसी वो है चला दे, नहीं कोई नहीं चलाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ फोन करके भाई बुलवा रहा हूँ, सब फीडर पी रहा। मना एक बोल रही है चलाना और पीछे 8 बोल रही है नहीं चलाना। अच्छा अच्छा, जब वो है तो चलाने वालों ने फीडर पकड़ लिया। आपने देखा ज्यादा आवाज किसकी आई थी? नहीं चलाना चलाना नहीं चलाना। इन्होंने क्या किया, अपना फीडर निकाल के चलाने वालों के मुंह में लगा दिया। सर चलाना था। क्या हुआ बेटा? वो तो गए चलाने वाले। अब इन्होंने क्या किया, फीडर निकाल के किसको दे दिया? नहीं चलाने वालों को दे दिया। अब थोड़ा इंतजार करें, अगली क्लास में चलवाइएगा। अच्छा बेटा अब आ जाइए, अगर पेपर में सवाल यह आ जाए, an organic compound contain C 41%, H 13% and Br 46%. Molecular mass 188. नहीं मेरी बेटी, उसमें तो उम्र निकल जाएगी हमारी। 10 स्टेप में कैसे करेंगे? डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के 3 स्टेप मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया। वो 3 स्टेप मुझे रिकॉल कराओ। मोल रेशो,
सिंपलेस्ट रेशो, एम्पेरिकल फार्मूला, खत्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का कोई स्टेप नहीं है। और ये सवाल जो मैं लिख रहा हूं ये डॉ मेडिकल में एज इट इज सवाल आ चुका है। आपके सामने ऑप्शन है C2H4Br2, ये ऑप्शन ए में, C2H3Br, ये ऑप्शन बी है, C3H4Br3 और डी में है नन। सबसे पहले गौर से देखो मेरा बेटा, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है आपको। अब चेक करो किसका मॉलिक्यूलर मास 188 है, वही मेरा आंसर होगा। जरा यहां देखते हैं, यहां तो नन है, छोड़ दिया। 12 3 36, 36 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 40। अब मैंने सोचा बी आर का 80 होता है, 80 3 240, छोड़ दिया क्योंकि यहीं से चेक कर लिया 188 तो है, यहां तो मामला आगे निकल गया, छोड़ दिया। अब यहाँ पे 80 प्लस 3 मेरा बेटा कितना हो गया, 83 प्लस 24, 83 में 24 प्लस करो 97, 107 117, छोड़ दिया। अब ये चेक करो 82 160, 160 प्लस 4 164 प्लस 24 188, दैट इज माय आंसर। कैसा? तो मॉलिक्यूलर मास में हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सबके मासेस ऐड करके देखेंगे, वही जो आंसर जो इस पे मीट कर रहा होगा वही मेरा आंसर होगा। ऐसा बेटा आया हुआ ये सवाल, ये मैंने पेपर का सवाल दिया मेरी बेटी, ये मैंने पेपर का सवाल दिया हुआ है। अब मुझे बताओ, जब आप लोगों ने एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का सवाल करते तो टीचर आपको बताता था ना वेरिफिकेशन कैसे करोगे, ये जो मॉलिक्यूलर मास गिवन है जो आपका आंसर आएगा उसी का होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरा बेटा, जैसे पॉसिबल ही नहीं कि खवातीन मेकअप किए बगैर शादी में चले जाएं। तो वही तो बात है ना, तो ये भी नहीं लिखा किसी किताब में मेरी बेटी के ऐसा अगर दे दिया जाए, सही है। तो हमेशा याद रखो, अब तो खवातीन माशाल्लाह से अब तो नई लाइट लिपस्टिक वगैरह आ गई, तो किसी के इंतकाल में भी थोड़ा सा लाइट मेकअप करके, पार्टी मेकअप करके चली जाती है पार्टी। सबसे ज्यादा मसला ये होता है करीबी रिश्तेदारों से ना, जब किसी का इंतकाल होता है तो करीबी रिश्तेदारों में जाना मिलना बड़ा मसला होता है। मेरे आज तक कंधे में दर्द होता है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त की डेथ हुई थी, तो इत्तेफाक से वो दादा दादी के साथ रहता था, तो दादा दादी दोनों ने अपना कंधा सर जो है मेरे इस पे मारा, आज भी मेरे दर्द रहता है बहुत जोर से। दादी ने तो मजाक नहीं उड़ा, असल में देखो ना उस टाइम तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया ना, मैं हट थोड़ी जाता, मैं वही करती, मैं हट जाता चोट लग जाती, उस टाइम मैंने बर्दाश्त किया। दादा से भी, दादा ने तो मेरे ये कंधा जैसे रेसलर पकड़ता हूँ उसने पकड़ के यूं कर दिया, कहने का वो चला गया तुम क्यों नहीं गए, मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, खुद से तो जा भी नहीं सकता, ऊपर का रास्ता भी नहीं पता। तो ये है जी मेरा बेटा, मारोगे तो नहीं चमार। हाँ मेरा बेटा, बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो मेरा बच्चा। जी बेटा, बिल्कुल। 2 5 से 10 होता है, अगर मेरी बेटी 2 4 से 8 करेगी, ये तो अपनी मर्जी चला रही है। नहीं नहीं, 2 5 से 10 नहीं काटना, 2 4 तो गलत होगा ना मेरी बेटी। हाँ मेरा बेटा, जी बेटा कुछ कह रहा हूँ। लेकिन हमारा आंसर ये तो नहीं आ रहा है मेरी बेटी। तो इसमें बिल्कुल सही है, कुछ जगहों पे होता है, कुछ जगह मेरी बेटी होता है, लेकिन मैंने कोशिश की कि शॉर्ट कट एक हद तक करे, थोड़ा जिसमें डाउट हो जाए ना, मैंने जान के सवाल रखा हुआ है 12.5 वाला, ताकि बच्चों को दोनों चीजें हल हो जाए। सही है, उनका तरीका बिल्कुल सही, कुछ जगहों पे सही है, लेकिन यहाँ पे तो मेरे बेटा मसला आ गया ना, इसलिए मेरा बेटा। चले बेटा, हाँ मेरी बेटी, जी मेरी बेटा,
क्या करो, कहा तो यहाँ बैठ जाओ मेरा बेटा। हाँ हाँ पक्का खोल दो। नहीं बेटा देखो हम दूसरों के लिए कुर्बानी देंगे ना तो अल्लाह हमारी कुर्बानी को पसंद फरमाएगा। हम बकरीद में कुर्बानी से बकरीद में देने का नाम नहीं है, दूसरों के लिए जियो। क्या हम लोग यहाँ सोने के लिए आए, लाइटें बंद कर रही हैं। अल्लाह, चले बेटा, ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बताओ मुझे, एम्पेरिकल फार्मूला हम निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लिमिटिंग रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्टेशियोमेट्री के तमाम न्यूमेरिकल। अब मैं आपको जो शीट आपके पास आने वाली है वो शीट आपके पास जब आएगी इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सही है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यकीनन इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरा नंबर सबके पास है, सब लोग मुझे, ज्यादा मसला है अगर तो मुझे कॉल कर लो सर के सर मुझे यहाँ पे ये मसला आ रहा है, ये मुझे फटाफट हाथ के हाथ बता दें। वीडियो कॉल ना करो, पता नहीं बंदा किस हुलिये में होता है। अब मैं अगर बर्तन धो रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा, क्योंकि घर में तो बेटा मैं मसरूफ रहता हूँ, कभी हाथ में झाड़ू होगी, कभी मॉप होगा। मॉप भी मैंने बड़ा स्पेशल बनाया, मैंने केमिस्ट्री को हर जगह अप्लाई किया लिटरली। 2 मॉप को मिला के एक मॉप बनाया और उससे आराम से एक मॉप से सारा हो जाता है। जैसे आप लोग स्टिक से वो गोल्फ खेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। सर थैंक यू। ये मेरा बेटा, ये पास पेपर की शीट एक है, इसको आप लोग करेंगे सॉल्व। इसको करने में आपको आएगा मजा, इसमें सारे न्यूमेरिकल मौजूद हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम इंटरनेशनल खेले ज्यादा अच्छा है, समझते हो, प्रैक्टिस शीट बेकार है दूसरों की, डायरेक्ट इंटरनेशनल खेलो। इंटरनेशनल का मतलब समझते हो, पास पेपर वाला। फवाद आलम को बताया ना, उसने डोमेस्टिक खेल खेल के अपना सत्यानाश कर दिया, इंटरनेशनल की उम्र निकल गई। तो हम डोमेस्टिक नहीं, हम डायरेक्ट कौन सी शीट सॉल्व करने जा रहे हैं, पास पेपर से रिलेटेड। अभी ताजे ताजे बनकर आ रहे हैं। आगे है, बिल्कुल सही मेरा बेटा, तुमने माइंड तो नहीं किया मेरी बेटी, मैंने ऐसे ही से बोला था, बस अपना समझ के मैं कभी कभी बोल देता हूँ। लेकिन मेरा डायरेक्ट यही मकसद होता है कि मेरे बच्चों को 100% अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैं देखो चैप्टर 1 अब हमें आसान लगा है, चैप्टर 1 अब बेहतर लग रहा है। तो अब मुझे बताओ, इस तरह से हम जब हम सारे संगे मील उबूर कर लेंगे तो एक वक्त आएगा जब हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है ना बेटा। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे इन बच्चों के साथ ताहयात खुशियों वाला मामला फरमाए और हर दुख और तकलीफ से दूर रखे, आमीन। जी मेरी बेटी, डेफिनेशन लिखवाई तो थी।